गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो सबसे पहली बात आती है कि सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सराउंडिंग बोला जाता है। चाहे वो एयर हो, चाहे हमारी चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे हमारा एलईडी टीवी हो, कुछ भी हमारे आसपास जो भी होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो क्या होता है, सराउंडिंग कहलाता है। लेकिन बात आती है कि मैटर क्या होता है। तो एक बार देखते हैं कि मैटर होता क्या है। तो व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। तो मैटर कोई भी वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब कि वो कुछ जगह को घेरेगी, वो क्या होता है, मैटर। और साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए। तो मैटर के लिए दो कंडीशन जो हमारे पास आती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैटर के पास कुछ मास होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फोटो पिक यहाँ पे दिखा रखी हैं, एक किसकी है, ब्रिक्स की है, और एक किसकी है, प्लांट की। तो ब्रिक्स का आप सभी को पता होगा कि कोई भी ईंट जो होती है वो कुछ जगह घेरती है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और ऑफ कोर्स ईंट का कुछ ना कुछ वजन भी होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये जो ब्रिक्स हमारे पास हैं ये क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। उसके बाद ये प्लांट की बात आती है। अब जो प्लांट है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ वजन भी होता है, तो डेफिनेटली प्लांट भी क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, एयर, स्टोन, स्टार्स, वाटर, फूड, क्लाउड, प्लांट्स, एनिमल्स, पार्टिकल ऑफ सैंड। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, मैटर के हो गए। अब देखते हैं कैसे। हमने क्या बोला कि मैटर के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और दूसरी उसके पास अपना कुछ वजन होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए। अब बात आती है एयर की, बात आती है एयर की। क्या एयर मैटर होता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, आपने अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर्स देखे होंगे, एलपीजी सिलेंडर्स, है ना। तो उन सिलेंडर में क्या होता है, गैसेस होती है। तो खाली सिलेंडर का जब गैस ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, तो वो जो सिलेंडर होता है हल्का होता है। वो जो भरा हुआ सिलेंडर आता है, ठीक है, रिफ़िल हम जब हम लेके आते हैं तो उसका वजन क्या होता है, भारी होता है। इसका मतलब उसके अंदर जो गैस थी उसका अपना कुछ वजन था, और ऑफ कोर्स वो गैस उस सिलेंडर का कुछ ना कुछ जगह घेर रही है ना। तो स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है और गैस का मास भी होता है। तो वो जो एलपीजी के अंदर गैस भरी हुई है, फिल हो रखी है, वो क्या है, मैटर। अब एयर के अंदर भी क्या है, गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। चाहे हमारे पास ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कुछ भी कार्बोनेट्स, नाइट्राइट्स, कुछ भी हमारे पास हो, गैसेस तो हैं। और अगर गैसेस हैं तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो एयर किसके अंदर आ जाएगा, मैटर, मैटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टोन्स। ऑफ कोर्स जब ईंट का हमने एग्जांपल अभी लिया, ब्रिक्स का, तो उसमें हमने क्या देखा कि ईंट क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो जो पत्थर है वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो जो स्टोन्स हैं वो भी किसके अंदर आ गए, किसका एग्जाम्पल हो गए, मैटर का। अगली बात आती है स्टार की, और जब स्टार की बात आती है तो दिमाग में सीधा सीधा एग्जाम्पल कौन सा आता है, सन का। अब एक बात बताओ, सन कितना बड़ा है यार, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है। और बात आती है मास की, तो सन तो अर्थ से पता नहीं कितने टाइम्स बड़ा है। तो अगर अर्थ का कुछ ना कुछ मास है तो सन का उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब स्टार्स भी क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। पहला कौन सा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरा उसका कुछ ना कुछ मास भी है। अब बात आती है क्या, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदों की बात करते हैं। तो अगर पानी की छोटी छोटी बूंदों की बात करें तो पानी की जो बूंद है स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है, भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो अगर बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो स्पेस तो ऑक्यूपाई हो रहा है, जगह तो घेर रहे हैं। तो ज़्यादा बूंदें आ गई तो ज़्यादा जगह घेर ली, अगर कम बूंदें हैं तो कम जगह घेरेंगी। तो इसका मतलब पानी का कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। और दूसरी बात, पानी का मास भी होता है, हो सकता है 1 मिलीग्राम हो सकता है उससे भी छोटा हो, लेकिन मास तो होता है। देखो मास होना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मास होना चाहिए और स्पेस भी होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब पानी की बूंद की हम बात कर रहे हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मैटर का एग्जाम्पल हो गया। और जब बूंद मैटर का एग्जाम्पल है तो क्या क्लाउड नहीं होगा? क्लाउड किससे बना है, बहुत सारे
वाटर ड्रॉप से मिलकर बना है। तो जब एक वाटर ड्रॉप का कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डेफिनेटली क्लाउड भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लाउड तो इतना बड़ा है ना, तो क्लाउड का मास भी है, वो क्लाउड क्या कर रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यार आसमान में इतना सारा क्लाउड दिखाई देता है, तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। बात करते हैं अगला, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। यार ऑफ कोर्स इतने सारे आप बर्गर, सैंडविच, पता नहीं इतना सब भर भर के खाते हैं, चाउमीन और मोमोज स्पेशली मैं बोलूँ, तो क्या उनका मास नहीं होता, बिल्कुल होता है। और क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, करते हैं। ठीक है, पैकेट आता है, फूड पैकेट इस तरह से होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई हो तो रहा है, उसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो फूड जो हम खाते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मैटर का। उसके बाद बात आती है प्लांट्स एंड एनिमल्स। यार ऑफ कोर्स प्लांट्स और एनिमल्स का, यहाँ तक कि ह्यूमन का भी, हम कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और हमारा कोई ना कोई मास भी होता है, तो डेफिनेटली प्लांट्स और एनिमल्स किसका एग्जाम्पल हो गए, मैटर का। एंड द लास्ट, पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, क्या ये एग्जाम्पल होगा मैटर का। एक नोटिस करना छोटी सी बात, छोटे छोटे इन पार्टिकल की बात करें तो इनसे क्या बन गया, पूरा पूरा रेगिस्तान बन गया, है ना, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो स्पेस तो ऑक्यूपाई हो रहा है। ठीक है, अब पार्टिकल के मास की बात करते हैं। एक छोटे से कण का सर क्या मास होगा, यार मास तो है, चाहे बहुत कम हो, बहुत कम हो, लेकिन मास तो है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मास करके पूरा रेगिस्तान बन गया, और वो इतना ज़्यादा मास है शायद हम उसको मेज़र भी ना कर पाएँ, लेकिन मास तो है ना। तो पार्टिकल ऑफ सैंड भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मैटर का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, अब अगला हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन, की अगर हम मैटर को कैटेगराइज करना चाहें, उसकी ग्रुपिंग करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो पहले के टाइम पे जो हमारे ऋषि मुनि थे कुछ, तो इंडियन फिलोसोफर्स कहा जाता था जिनको, तो उन्होंने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिनको क्या बोला जाता था, पंच तत्व बोला जाता था। और पंच तत्व आप लोगों ने सुना होगा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और अगर हिंदी में बोलें तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, तो उन लोगों का ये कहना था कि जो मैटर होता है इन 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा दिन नहीं चली। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर की जो क्लासिफिकेशन की वो 2 तरीक़ों से की। पहली कौन सी, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी कौन सी, केमिकल क्लासिफिकेशन। और इसको क्या बोला जाता था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और अगर हम मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब बात आती है सर फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, पहली बात समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है उसके अंदर जो बात आती है वो है उसकी अपीयरेंस की। ठीक है, कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, कि वो दिखाई कैसा दे रहा है, वो कैसा लग रहा है। अपीयरेंस का मतलब उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसका मास मतलब वजन कितना है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी की सारी चीज़ क्या आती है, मतलब ठंडा है या गर्म है, ये सब किस में आता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। और केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि वो जो सब्सटेंस हम देख रहे हैं, वो जो मैटर देख रहे हैं, वो किस चीज़ का बना है, किस केमिकल का बना है, ठीक है, इसके अंदर घोलें तो क्या रिएक्शन होगी, इसके साथ मिलाएं तो क्या होगा, तो ये सब किसके अंदर आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो हमारा जो चैप्टर ये वाला है, फर्स्ट चैप्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। वो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, एक बार मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टिनी पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। टिनी पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, एक ईंट को तोड़ना है, ठीक है, आपने इसको 2 पीस कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जो आधा पीस आपके पास आया आपको उसको फिर ब्रेक करना है, फिर आपने इसको तोड़ दिया, फिर आपने इसको आधा ब्रेक कर दिया, आप इसके टुकड़े करते गए, आखिर में आप कितने टुकड़े कर सकते हो, आप इतने इसके छोटे टुकड़े कर सकते हो कि ये मतलब रेत की तरह बारीक हो सकता है, मिट्टी की तरह बहुत मतलब बिल्कुल मान्यूट हो सकता है, बहुत मतलब इसके पार्टिकल जो कण हैं वो बहुत छोटे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिवाइड करते जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो मैटर जो है किसका बना होता है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स का बना होता है।
और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मैटर के पार्टिकल इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको उसको देखने के लिए शायद माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट आ जाए, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैटर का फिजिकल नेचर होता है कि मैटर किसका बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो एक्टिविटी क्या है कि हमें क्या करना है, एक बीकर के अंदर वाटर लेना है, ठीक है। बीकर मतलब एक तरह का बर्तन है ना, तो एक बर्तन में क्या करना है, साफ़ पानी लेना है और उसके अंदर हमने क्या मिलाया, कुछ क्रिस्टल मतलब कुछ पार्टिकल मिलाए, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। अगर पानी के अंदर घोलें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने उसको पानी के अंदर घोला तो वो सारा का सारा पानी कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया। अब हमने क्या किया कि इस पानी के अंदर, जिसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को घोला था, इस पानी में से हमने 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और उस 10 ml सॉल्यूशन को हमने एक साफ़ पानी के अंदर डाला, ठीक है। अब जब हमने उस 10 ml सॉल्यूशन को साफ़ पानी के अंदर डाला तो उस पानी कलर चेंज हो गया, लेकिन थोड़ा सा हल्का हो गया। जो हमारे पास ओरिजिनल जो वाटर था, सॉल्यूशन था, उसका जो कलर था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का हो गया। अब हमने क्या करा कि इस पानी में से जो हमारे पास नया सॉल्यूशन आया है, इसमें से भी हमने क्या करा, 10 ml हमने ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया। अब इस 10 ml सॉल्यूशन को हमने दोबारा से किसी साफ़ पानी में डाला, फिर से क्या हुआ, उस पानी का कलर चेंज हो गया। और जब उसका पानी का कलर चेंज हो गया, लेकिन हमने क्या नोटिस करा कि जो पहले वाला पानी था और अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, दोनों के कलर में क्या है, डिफरेंस है, कलर क्या हो गया, फेड हो गया। अब फिर हमने क्या करा कि इसमें से दोबारा हमने 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और फिर से हमने क्या करा, इसको साफ़ पानी के अंदर डाला। और जब हमने इसको साफ़ पानी के अंदर डाला तो फिर से हमने क्या देखा, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल थे वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पहले हमारे पास इस बीकर के अंदर था, पहले इस बीकर के अंदर था, फिर इस बीकर के अंदर आ गए, फिर इस बीकर के अंदर आ गए, फिर इस बीकर के अंदर आ गए, है ना। तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस समय क्या पता लगता है कि जो मैटर है किसका बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा पार्टिकल थे, इसका कलर क्या था, डार्क था। इसमें कम पार्टिकल है तो इसका कलर क्या है, कम है, फेड है, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास दोबारा से एक व्यू हमने ले लिया कि हमारे पास सबसे पहले जो बीकर के अंदर था पोटेशियम परमैंगनेट, उसका कलर कैसा है, डार्क है, डार्क पर्पल है। फिर हमने इसमें से कुछ सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर डाला, ठीक है, इसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। फिर हमने इसमें से कुछ सॉल्यूशन लिया और फिर साफ़ पानी में डाला, अब इसका कलर क्या हो गया, कि चेंज तो हो गया। जो क्लियर वाटर होता है उससे वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन पहले के कंपैरिजन में क्या है, फेड हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, कम पार्टिकल है, इसमें ज़्यादा पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट के और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से ये क्या है, सबसे ज़्यादा डार्क है, ये सबसे ज़्यादा डार्क हो गया, फिर ये कम डार्क है, फिर ये फेड हो गया। फिर इसमें से कुछ पानी लिया हमने, फिर साफ़ पानी में डाला, तो कुछ इस तरह से हमारे पास कलर चेंज होगा पानी का, लेकिन फेड हो जाएगा। अब ये ग्लास मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको इसमें से इस बीकर में से, ठीक है, पानी इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। और थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, क्या इस पानी कलर चेंज होगा, ठीक है। और होगा तो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट के वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इस समय क्या पता लगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास आता है कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मैंने माना कि ये हमारे पास क्या है, कोई मैटर है, ये कुछ इस तरह से पार्टिकल का बना हुआ है, तो इनके बीच में क्या हो गया, स्पेस हो गया, इनके बीच में क्या है, स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है, ठीक है। अगला क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या तो मूव करते हैं या फिर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा, मैटर के पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, अब
सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या थी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसको पता लगाने के लिए हमने क्या एक एक्टिविटी की, और एक्टिविटी क्या थी कि एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया, एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया और उसके अंदर क्या ऐड किया, शुगर को ऐड किया, चीनी को मिलाया। और जब हमने चीनी को मिलाया तो चीनी को घोला तो देखा कि जो चीनी के पार्टिकल थे सारे के सारे गायब हो गए, है ना। कि आप लोग भी नोटिस किया होगा, जैसे गर्मियों के टाइम पे आप मतलब शिकंजी वगैरह इस तरह से पीते हैं तो आप 1 टीस्पून या 2 टीस्पून अपने हिसाब से जैसे भी आप चीनी डालते हैं, वो जब उसको घोलते हैं तो चीनी के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। तो कहाँ गए, वो किसके अंदर गए, पानी के अंदर मिक्स हो गए, पानी के अंदर मिक्स हो गए। ठीक है, पानी के अंदर मिक्स कैसे हो गए, क्योंकि उनके बीच में क्या थी, जगह थी, उनके बीच में स्पेस था। अगर किसी के बीच में स्पेस नहीं है तो आप कैसे मिक्स होगे। ठीक है, एक सीधा सा एग्जांपल अगर लें, आप स्कूल के अंदर इस तरह से आप लाइन बना के खड़े होते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर लाइन बना के खड़े होते हैं। अगर मैं मान लो 2-3 बच्चों को एडजस्ट करना चाहूँ तो अगर आप दोनों के बीच में स्पेस है तो मैं इनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप इतना क्लोज लेकर खड़े हो गए तो मैं उनको कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, आपके बीच में, है ना। तो अगर मैं कुछ नए बच्चों को एडजस्ट करना चाहता हूँ इस बीच में, आप लोगों के बीच में इस तरह से, तो आप लोगों के बीच में स्पेस होना चाहिए। उसी तरह से अगर शुगर के पार्टिकल को मिक्स होना है वाटर के अंदर तो वाटर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होना चाहिए। और शुगर के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी के पार्टिकल जो हैं अगर पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो पानी के अंदर क्या है, उनके पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, कैसे कि हमारे पास हमने माना 50 ml का पानी है, ठीक है, 50 ml हमारे पास पानी हो गया, इसके अंदर हमने सॉल्ट को मिलाया, ठीक है, 1 चम्मच या 2 चम्मच कुछ भी हमने क्या करा, सॉल्ट को, नमक को मिलाया। तो अब भी पानी का लेवल कितना था, 50 ml। और जब हमने इसको घोल दिया, जब हमने इसको डिज़ोल्व किया, अब भी पानी का लेवल कितना है, 50 ml। यार हुआ कैसे ऐसा, ठीक है, कि जब हम अगर नमक को मिला रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, चाहे 50 ml से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, लेकिन अब भी ये कितना है, 50 ml का 50 ml है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था, पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस था। और अगर पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो चीनी के जो पार्टिकल हैं या नमक के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में एडजस्ट हो गए। और उनकी एडजस्टमेंट की वजह से मान लो ये हमारे पास क्या है, पानी के पार्टिकल हैं, ये वाले हमारे पास क्या है, पानी के पार्टिकल हैं। और अगर इनके बीच में स्पेस है तो जो नमक का पार्टिकल है वो इनके बीच में एडजस्ट हो गया और इसका जो स्पेस है वो नहीं बढ़ा, पहले भी इतना था अब भी इतना है। लेकिन अगर ये पास पास होते, ठीक है, और अब अगर आप किसी नए पार्टिकल को इनके बीच में ऐड करना चाहो तो क्या कर सकते हो, नहीं, अब वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेपरेट रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पहले स्पेस इतना था अब वो स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि अगर पानी का वॉल्यूम जो स्पेस है वो नहीं बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। अच्छा, ये एक और कुछ थोड़ा एक और व्यू आपके लिए लेके आया था यहाँ पे कि हमने क्या करा, 50 ml पानी लिया था ना, फिर इसके अंदर क्या करा, सॉल्ट को मिक्स कर दिया। और जब सॉल्ट को मिक्स करा तो हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो पानी के बीच में क्या हो गए, इस तरह से एडजस्ट हो गए और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा। तो इस समय क्या पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कि हमने क्या पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है बुक के अंदर, और वो एक्टिविटी क्या है कि सिंपली हमें क्या करना है कि एक बीकर लेना है और उसके अंदर कुछ ड्रॉप हमें डालनी है, या तो ब्लू इंक की डाल सकते हैं या फिर आप रेड इंक की ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हुआ क्या। तो हुआ ये कि जब आपने साफ़ पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाली इंक की तो वो इंक क्या होगी, धीरे धीरे फैलना शुरू कर देगी, ठीक है। और धीरे धीरे आप लोग क्या देखोगे कि ये सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसको घोला तो है नहीं, डिज़ोल्व तो नहीं किया, लेकिन हुआ क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ कि जो पार्टिकल थे वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पहले ये थोड़ा बड़ा सा ड्रॉप था इस तरह से, ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉप क्या हो गया, धीरे धीरे पार्टिकल फैलते चले गए और धीरे धीरे वो क्या हो गया, पूरे पानी के अंदर फैल गया। तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो पानी क्या हो गया, नीला हो गया। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब बात आती है कि डिफ्यूजन जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है देखते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन,
कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के मैटर के पार्टिकल का आपस में मिक्स हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ऑन देयर ओन, खुद से, ये नहीं कि हम मतलब ले रहे हैं चम्मच और घोल रहे हैं मिला रहे हैं, नहीं, अपने आप से जो होता है, ठीक है। तो अपने आप से खुद से जब पार्टिकल मिक्स होते हैं आपस में तो वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ कोई चम्मच वगैरह कुछ इस तरह से नहीं दिखा रखा ना, तो पार्टिकल अपने आप मूव करता जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो रहे हैं। पहला पार्टिकल किसका, वाटर का, और दूसरा किसका, ब्लू इंक का। तो दोनों मैटर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, डिफ्यूजन का। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। अच्छा, अब ये एग्जांपल हमारे पास है अगरबत्ती का। आप सब लोगों ने अपने घर में अगरबत्ती जलाई होगी, है ना, आजकल तो रोज़ पूजा पाठ हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा अगरबत्ती जलाते तो मंदिर के अंदर ही है ना, ठीक है, अगरबत्ती कहाँ जला रहे हैं, मंदिर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो अगरबत्ती की ये जो स्मेल होती है, ये धुआं होता है, पूरे घर के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगरबत्ती के जो पार्टिकल थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, ये क्या हुआ, पूरे घर के अंदर फैल गए, ठीक है। तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, है ना। तो एक एग्जांपल किसका हो गया हमारे पास, किसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और ये एग्जांपल हमारे पास है गर्म खाने का, है ना, कुछ गर्म खाने का हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो आपने देखा होगा घर में जब भी कुछ मतलब सब्जी या खाना बन रहा होता है, हलवा या मैगी या इस तरह से, ठीक है, बन रहा होता है, तो उसकी स्मेल क्या होती है, हमें किसी दूसरे कमरे तक भी पता लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो खाने के पार्टिकल हैं, फूड के जो पार्टिकल हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और वो पार्टिकल जब हमारी नोज़ में गए तो हमारी नोज़ ने क्या करा, उसको सेंस किया और हमें पता लग गया कि हमारी मम्मी क्या बनाने वाली है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ कि गर्म खाने की तो हमें पता लग जाता है दूसरे कमरे में भी, लेकिन जब खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है, जैसे हम लोग खाने बैठते हैं, तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कि गर्म खाने का तो पता लग गया, कि दूर से पता लग गया कि हाँ भी पड़ोस में भी हलवा बनाया, आज कोई पार्टी हो रही है, लेकिन जब ठंडे खाने का तो हमें अपने मतलब सामने जो थाली रखी होती है उसका भी नहीं पता होता। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैटर की जो पार्टिकल है उसकी जो मूवमेंट है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है देखते हैं। यार एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और आप सभी को शायद पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो इस वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे सीधी सी बात है ना, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा खेल पाएंगे, एनर्जी कम होगी तो कम खेल पाएंगे। तो आपका मूवमेंट ज़्यादा होगा कम होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा, द पार्टिकल मूव फास्टर इफ़ द टेम्परेचर राइजेज, कि पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अब शायद आपका जवाब मिल गया होगा कि ठंडे खाने की जो स्मेल होती है वो कहीं भी मतलब पता नहीं लगता, दूसरे कमरे का छोड़ो, आप उसके पास बैठे आपको तब भी पता नहीं लगेगा। लेकिन जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है पूरे घर के अंदर फैल जाती है। कारण यही है कि जो ठंडा खाना है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उसकी जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और जब खाना पक रहा होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसका मूवमेंट भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और उसका मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करते हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, पूरे घर में पता लग जाता है कि बेटा खाना पक रहा है ना। अच्छा, अब शायद आपको अगरबत्ती का भी पता लग गया होगा कि जब अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, ठीक है, अगरबत्ती जब नहीं जलाई जाती तो उसकी स्मेल आती है क्या, नहीं। लेकिन जब आपने अगरबत्ती को जला दिया तो अगरबत्ती को जलाते ही आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई,
इंक्रीज़ हो गई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से उनका जो मूवमेंट था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, और उनका मूवमेंट जल्दी जल्दी होने की वजह से क्या हुआ कि वो पूरे घर के अंदर फैल जाते हैं, है ना। और यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया भी हुआ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कि गर्म खाने की जो खुशबू है आपको बहुत मीटर दूर तक भी पता चल जाती है, लेकिन ठंडे खाने के लिए उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है ना। तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, जो फोर्स होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन, है ना। एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन, रिपेल करना। रिपेल करना मतलब क्या कि दूर भेजना, एक दूसरे से दूर जाना, और अट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के पास आना, है ना। तो पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है कि वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, है ना। तो देख लेते हैं पर फटाफट क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। कि किसी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो किसी मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जब पानी फ्लो कर रहा होता है और आप उंगली से इस तरह से आप मतलब कभी एक बार उंगली को इधर लेके जा रहे हैं, एक बार उंगली को इधर लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, पानी का फ्लो, जो पानी के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, क्या टूट जाता है, नहीं, वो क्या करता है अपने आप को एक दूसरे से बांध के रखता है, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार इस तरह से अपने हाथ को यहाँ से निकाला, ठीक है, ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ये फ्लो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रीम है वो दोबारा से आपस में जुड़ जाएगी। तो इससे क्या पता लगा कि पार्टिकल जो हैं पानी के वो क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से वो एक दूसरे को अपने आप के साथ बांध के रख रहे हैं और एक फ्लो बना रहता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है क्या सर सब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर रहता है, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारे पास तीन मैटर हैं, एक तो क्या है, चौक का पीस है, एक रबड़ बैंड है, और एक क्या है, आयरन नेल है ना। अगर आप चौक के पीस को तोड़ना चाहें तो बहुत आराम से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रबड़ बैंड को तोड़ना चाहें तो आपको थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इस आयरन नेल के लिए तो आपको हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। क्या आप इसको हाथों से तोड़ सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ से क्या पता लगा कि चौक अगर आसानी से टूट गया तो इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वो क्या था, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा कम था। रबड़ बैंड के इसमें अगर आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका फोर्स क्या है, अच्छा इसका फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा कम था। इसके बीच में आपको फोर्स लगाना तो पड़ा लेकिन बहुत मतलब थोड़ा कम लगाना पड़ा, और आयरन नेल को तोड़ने के लिए आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहूँ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि किस में फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर किस में फोर्स सबसे कम, तो आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा था। इस वजह से यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए भी, इसको अलग अलग करने के लिए भी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा। फिर रबड़ बैंड के बीच पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वो कम था, और चौक के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स था वो सबसे कम था, है ना। तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था कि द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, कि अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। किसी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है पार्टिकल के बीच में, और किसी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और ये है आपका आज का असाइनमेंट। आपकी एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, हमें क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे वर्ड छांट लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए। लव, हेट, कोल्ड, थॉट, है ना। तो
आप अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं, कम प्यार करते हैं, भाई बहन से कम प्यार है, ज़्यादा प्यार है। यार देखो सीधी सी बात है, प्यार कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ठीक है। लोग कहते तो हैं कि सर दिल से प्यार करते हैं, ये है वो है, लेकिन यार नहीं, ये सीधी सी बात है, ठीक है। ये आपके सारे इमोशंस हैं। एक सीधी सी बात याद रखना कि जो इमोशंस की आप बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं होता, ठीक है। इमोशंस मैटर में नहीं आते, क्योंकि इमोशंस का कोई मास नहीं होता। अब आप क्या बोलोगे अपने माँ बाप से, आप क्या 1 किलो प्यार करते हैं, 2 किलो प्यार करते हैं, 10 किलो प्यार करते हैं, 1000 किलो प्यार करते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसका कोई वेट या कोई मास, कोई वजन नहीं होता, है ना। दूसरी बात, हेट भी क्या है, नफरत भी क्या एक तरह के इमोशन में आता है, ठीक है। तो हेट भी हमारे पास कोई मैटर नहीं होता। थॉट, जो सोच होती है ना, कि आप कुछ भी मतलब विचार या सोच, आप इस तरह से कुछ सोच रहे होते हैं। अब आप क्या बोलोगे, यार आपकी सोच बड़ी है, तो आपकी सोच कितनी बड़ी है? 1 किलो बड़ी है, 1 किलो भारी है, 10 किलो भारी है, मतलब अपने सोच को, अपने थॉट्स को किसी ऊपर मार देंगे, मान लो आपकी थॉट कितनी है, 10 किलो की है ना, तो उसका तो सर फूट जाएगा, है ना। तो थॉट मैटर नहीं होता। कारण क्या है कि वो, उसका कोई मास नहीं होता। अब बात आती कोल्ड की, ठंड की बात करते हैं, है ना। यार ठंड ज़्यादा लग रही है, ठंड कम लग रही है, कितनी ठंड लग रही है आपको, आप बता सकते हैं क्या कि 1 लीटर ठंड लग रही है ना। ड्यू लेके आ रहे हैं यार, 1 लीटर मतलब ठंडी, मतलब आप वजन के हिसाब से तो 1 लीटर बोल दोगे, लेकिन वो किसका है, वेट किसका है, वो वजन किसका है, ड्यू का है ना, उसके ठंडे होने का तो वजन नहीं है ना। यार 2 लीटर ड्यू चाहिए जो आधा लीटर ठंडी हो, ऐसा तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो इसका मतलब किसी को ठंड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, वो उसकी फीलिंग है, उसका इमोशन हो गया, है ना। लेकिन उसका कोई वजन नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता। जो कोल्ड है वो भी मैटर के अंदर नहीं आता, है ना। बाकी आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया ही था। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, ए डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रो वाटर इन ए स्विमिंग पूल, कि जब भी कोई गोताखोर, ठीक है, कोई तैराक जो होता है, स्विमर होता है, और उसको स्विमिंग पूल के अंदर छोड़ दिया जाए तो तैरता जो है, ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी को बता रहा है? यार सीधी सी बात है, अगर गोताखोर पानी के अंदर कूद रहा है और वो पानी को काट काट के आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा होता है ना, हाथ हिलाता जाता है, ठीक है, तो इस समय क्या पता लगा कि अगर वो पानी के अंदर कूद गया और पानी के अंदर मतलब एडजस्ट हो गया, तो पानी के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था, तभी तो एडजस्ट हुआ। वरना अपना हाथ आप ईंट के बीच में घुसा के दिखा दो, है ना, कि ये मैंने ईंट बना दी, आपको क्या करना है, उंगली लेनी है और यहाँ पे कोशिश करनी कि ईंट के अंदर घुस जाए, ठीक है, नहीं घुस पाएगी ना। कारण क्या है कि ईंट के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी बात, ईंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। पानी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो यहाँ से 2 प्रॉपर्टी पता लगती हैं। पहला, कि पानी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इस वजह से हम उसके पार्टिकल को आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, पानी के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो हम उसके अंदर एडजस्ट हो पा रहे हैं। अगर आपको कहीं भीड़ में घुसना है तो वहाँ पे जगह भी तो होनी चाहिए। अगर जगह है तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, अगर जगह नहीं है तो एडजस्ट कैसे होंगे? उसी तरह पानी के पार्टिकल के बीच की बात होती है, ठीक है। तो अगर आपको पानी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है तो उसके बीच में स्पेस भी होना चाहिए। और लास्ट, वाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? तो 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और तीसरा, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको, और साथ में स्टार्टिंग में जो हमने मैटर की डेफिनेशन या इस तरह से जो कुछ भी किया है, आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। और यही आपका आज का असाइनमेंट है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।